गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में इसका बता दूं आपको। इट इंक्लूड्स ऑल प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स रूल एंड गाइडलाइंस, all principles concepts and rule and guidelines which is given by law to prepare accounts. It's called theory based account. That means any information or any rules and regulations which have to follow all the accountants and all the members who are going to prepare accounts. It's called concept. You can say principle, you can say also concept, you can say rules and guidelines. मीन ये वो रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर आज आप सोल प्रोप्राइटर है, खुद का बिजनेस चला रहे हैं, चाहे आप छोटी शॉप चला रहे हो, चाहे एक बड़ा बिजनेस आप टाटा कंपनी चला रहे हो, उसके लिए अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और उन अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। वो जो प्रोसेस और वो जो रूल एंड रेगुलेशंस जो आप फॉलो करेंगे वो सबके लिए सेम है, चाहे वो आप फॉलो करें सिंगल प्रोप्राइटर, चाहे वो टाटा कंपनी जो अकाउंट बना रही है वो फॉलो करिए, सबके लिए सेम है। तो ये जो थ्योरी बेस्ड अकाउंट है ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये नेसेसरी है, कंपलसरी है। बिना इसके आपकी अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग की एक्यूरेसी करेक्ट भी नहीं होगी, ना कोई एक्यूरेट अकाउंट आप बना पाएंगे। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, क्यों लॉ ने एक रूल बना दिया? वो लॉ ने इसलिए रूल बनाया क्योंकि आज कोई भी पर्सन अकाउंटिंग करेगा, अगर अलग अलग रूल फॉलो करेगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी अकाउंट्स एक्यूरेट नहीं बनेंगे। प्लस एक्सटर्नल जितने भी यूजर्स हैं उन एक्सटर्नल यूजर्स के लिए वो जो अकाउंट्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अलग रूल फॉलो कर रहे हैं, सब दूसरा पर्सन एक अलग रूल फॉलो कर रहा है, तो वो यूजफुल नहीं होगा एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। तो एक्सटर्नल यूजर्स को, इंटरनल यूजर्स को, इवन अकाउंटिंग के यूजर्स को अगर आपके अकाउंट्स देखने को मिले तो उनसे उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, इसीलिए सबके द्वारा यानी by preparing of all the members, if someone is going to prepare any kind of accounts, so he have to follow a basic rule, a basic common rule, जनरली एक्सेप्टेड रूल जो कोई भी फॉलो करेगा, किसी को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, रूल रेगुलेशंस। ये सबको सेम फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे आप छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे एक बड़े बिजनेस, एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप अकाउंट बना रहे हो, तो आपको ये कुछ बेसिक रूल फॉलो करने ही पड़ते हैं। टू इनहेंस यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। क्यों हम लोग कर रहे हैं? अभी मैंने बताया कि अगर ये रूल कॉमन रहेंगे तो अकाउंट जो है एक्यूरेट बनेंगे, सेम मैनर में बनेंगे, चाहे आप बनाए चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन बनाए। उस इस वजह से टू इनहेंस यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो यूजफुल होगी, किसके लिए? टू वेरियस यूजर्स। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोग वो रूल्स पढ़ने वाले हैं जो कि कॉमन रूल हैं, जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अकाउंटिंग का। चाहे आप सीए लेवल पे बात कर लें, चाहे आप बीकॉम लेवल पे बात कर लें, चाहे एमबीए लेवल पे बात कर लें, अगर आपको बीबीए लेवल पे बात कर लें, 12th 11th लेवल पे बात कर लें, अगर आपको किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग करनी है तो ये आपको बेसिक रूल्स फॉलो करने ही होंगे, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इनको इग्नोर किया तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी, वो मिसलीड करेंगी, वो मिसगाइड करेंगी आपके यूजर्स को, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत होंगी। इस पे एक आपका वर्ड है गैप। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने वही बात की कि यहाँ पे हम लोग जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट और रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होंगे, वो कोई भी पर्सन फॉलो करना होगा, किसी भी पर्सन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, चाहे एक वो मल्टीनेशनल जो बिजनेस है उसको वो रन कर रहा हो, उसके लिए अगर कोई पर्सन अकाउंटिंग कर रहा है तो भी उसको वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो एक स्मॉल बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं। It is necessary that accounts and statements should be prepared according to some standard language। बिल्कुल, आज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका एक सेट फॉर्मेट है, एक सेट लैंग्वेज है। अगर आज आप होमवर्क कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का तो आपको वही लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कोई अदर पर्सन, आपका क्लासमेट अगर होमवर्क कर रहा है तो उसको भी वो वही इन्फॉर्मेशन या वही लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? तो कोई अलग प्रोसेस और अलग लैंग्वेज, मैन टू मैन, बिजनेस टू बिजनेस, ये कोई अलग प्रोसेस नहीं होता, ना कोई अलग रूल होता है। तो इसीलिए जो भी अकाउंटिंग बन रही है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही बननी चाहिए कि जो कि कॉमन लैंग्वेज हो और सबको पता हो।
एंड सेट रूल्स, और जो रूल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी कॉमन होने चाहिए और जनरली एक्सेप्टेड होने चाहिए। तो इस तरह से इट इज नेसेसरी दैट अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन रूल्स होने चाहिए, और वो रूल्स कौन देता है हमें? लॉ। These rules are usually called a generally accepted accounting principle, और आप इन शॉर्ट कह सकते हैं GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि किसी को भी आपको फॉलो, किसी भी पर्सन को फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे अकाउंटिंग कर रहा हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से प्रिंसिपल या कौन से रूल या कौन सी गाइडलाइंस जो लॉ ने हमें दी है, जिससे हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते टाइम। उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक एंटिटी है, एंटिटी इन द सेंस पर्सन है। बिजनेस एक पर्सन है और बिजनेसमैन वो भी एक सेपरेट पर्सन है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। राम है, एक पर्सन है, उसने स्टार्ट किया एक बिजनेस, राइट। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा? अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, मनी किससे किसको जा रही है? मनी राम इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, राइट। एक पर्सन है राम, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल अमाउंट 1 लाख। अब बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? अब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग लैंग्वेज, यहाँ पर दो पर्सन हो गए। ये हो गया फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। तो ये रूल आपका ये कहता है कि पर्सन, अगर इस पर्सन ने स्टार्ट किया बिजनेस और उसमें अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटी हैं। राम एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन। इन द आई ऑफ लॉ, बिजनेस को भी एक एंटिटी माना है। इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ने इंट्रोड्यूस करा अमाउंट बिजनेस में, यानी सेकंड पर्सन पे। लैंग्वेज क्या कहती है वो देखें। बिजनेस एंड प्रोपराइटर बोथ आर सेपरेट सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस एंड प्रोपराइटर, ये कौन है यहाँ पे राम? ये है ओनर, प्रोपराइटर। और दोनों ही क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग की लैंग्वेज में ये दोनों ही सेपरेट सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग पर्सन है। दैट्स व्हाई अकाउंट्स इन बिजनेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द प्रोपराइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा होगा कि आप जो भी बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं या किसी के अकाउंट बनते हैं, तो उसमें सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, ना कि बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन अपने घर के खर्चे कर रहा है, अपनी पर्सनल कार, अपनी बाइक, अपने टेलीविजन, अपने बिल्स पे कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन वहां रिकॉर्ड नहीं होती। वहां पे इन्फॉर्मेशन कौन सी रिकॉर्ड होती है? उसकी जो शॉप से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, जितने भी वो मनी एक्सचेंज कर रहा है, गुड सेल कर रहा है, गुड परचेज कर रहा है, वही तो इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लैंग्वेज ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट सेपरेट एंटिटी। इसीलिए जब ये अलग अलग पर्सन है, तो हम लोग जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए ही हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कभी भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। The proprietor treated as a creditor of the business to the extent of capital invested by him in the business. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 1 लाख रुपीज दिया। दैट मीन ये क्या है? ये है बोरोड अमाउंट। किससे बोरो गया?
ये बोरो हो गया ए से, किसको गया, बिजनेस को। तो यहां पर जो बिजनेस सेपरेट एंटिटी काउंट हो गया, उसके पास अमाउंट रिसीव हो रहा है, बिजनेस ने 1 लाख रुपीज रिसीव्ड कर लिया, किससे, ए से। तो जो भी ये अमाउंट क्या है, ये 1 लाख रुपीज इसका है, नहीं, ए ने उसमें क्या किया है, इन्वेस्ट। तो इसका जो अमाउंट, ये जो बिजनेस ने इंट्रोड्यूस, बिजनेस ने जो अमाउंट रिसीव किया ए से, ये बिजनेस को फिर से पे करना पड़ेगा, हैव टू पे टू ए, और उसको ए से, ए को फिर से पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में बताया, लैंग्वेज में बताया, रूल ने बताया कि जो भी अमाउंट ओनर यानी फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट एंटिटी सेकंड एंटिटी को देती है, वो एक बोरोड अमाउंट होता है। उस बोरोड अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। और ये जो कैपिटल है, ये बोरोड अमाउंट जो है, जितना भी बोरोड अमाउंट होता है, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि जो भी बिजनेस के लिए बोरोड अमाउंट है, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसीलिए ये जो 1 लाख रुपीज है, ये है लाइबिलिटी, किसके लिए, बिजनेस की लाइबिलिटी है। हम लोग इस लैंग्वेज पे बात करते हैं। द प्रोप्राइटर ट्रीटेड एज क्रेडिटर, तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो कौन है, क्रेडिटर, जिसने अमाउंट दिया है, ये कौन हो गया, क्रेडिटर, पैसा लेगा किससे, बिजनेस से, ठीक है। और बिजनेस कौन हो गया, यहाँ पे बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, तो बिजनेस क्या हो गया, डेटर। बाकी हम लोग इस पे डिटेल से डिस्कस बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके लैंग्वेज में बताया, रूल ने बताया कि क्रेडिटर जो है वो कौन हो जाता है, प्रोप्राइटर। कितने अमाउंट से क्रेडिटर कितना अमाउंट मांग सकता है, राम, ओनर कितना अमाउंट मांग सकता है, जितना उसने इन्वेस्ट किया, टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही वो अमाउंट कॉल कर सकता है बिजनेस से। दैट्स व्हाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, इसीलिए बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी ट्रीट होती है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो बोरोड अमाउंट है। दैट्स व्हाई प्रोप्राइटर्स प्रॉपर्टी आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। अब यहां पर जो बिजनेस जितनी भी रिकॉर्ड करेगा प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। इसीलिए बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी यहाँ पे बच जाती है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिजनेसमैन की जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट रख देते हैं, क्यों, क्योंकि उसका ओनर, उसकी ओनरशिप, उसका पोजीशन बिजनेस के पास नहीं है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स में हम लोग जो भी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे, वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, बिजनेस के नेम से होनी चाहिए, बिजनेस के पास उसकी पोजीशन होनी चाहिए, या बिजनेस उसका ओनर होना चाहिए, प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होती है वो बिजनेस के नाम से होनी चाहिए। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेवल तक काम आएगा, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे तब तक सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सारे अकाउंट्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने बात किया था अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग वही रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी इवेंट हम लोग मनी में मेजर कर सकें। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, रूल क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। According to this concept, only transactions or events which are capable of being expressed in terms of money can record in accounts. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी इवेंट आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हीं को आप अकाउंटिंग में अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिन्हें आप इवेंट माने, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप उन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो आप उन्हें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गिविंग इंस्ट्रक्शन और क्वारीज, आप अपने एम्प्लॉय को, नया एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। बिना इंस्ट्रक्शन वो अपने बिजनेस को अचीव कैसे करेगा, या बिजनेस के गोल अचीव कैसे करेगा। क्वारल्स हो गए, मैनेजर्स के बीच में स्ट्राइक हो गई, या क्वारल्स हो गए मैनेजर्स के बीच में, किसी भी तरह से कोई झगड़ा हो गया, माना ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है बिजनेस लॉस में चला जाए, लेकिन आप इन दोनों इवेंट को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट है जो इंपॉर्टेंट तो है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन आप इन्हें मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट इन अदर हैंड यू कैन सी दैट आई हैव जस्ट ऐड अनदर एग्जांपल, परचेज बिजनेस प्रोडक्ट। हाँ, आप बिजनेस प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसके लिए आप एक अमाउंट एक्सपेंड कर रहे हैं और आप एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपने ले लिया बिजनेस के लिए और बिजनेस से आपने अमाउंट दे दिया शॉपकीपर को, तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो गया। अब आप कह सकते हैं कि आप इतने रुपीज यानी 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आप बिजनेस प्रोडक्ट परचेज करके लाए हैं, लेकिन यहाँ आप नहीं बता सकते कि आपने कितने रुपए का इंस्ट्रक्शन दिया। वो जो क्वारल्स है उसकी मनी मेजरमेंट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी आपकी नॉन इकोनॉमिक
इवेंट है, आप इनको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट मेजर इन मनी इन दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। बट इन द अदर हैंड परचेज, बिल्कुल परचेज में आप एक अमाउंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो अमाउंट आप अपने बिजनेस में जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लॉ ने जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दिया अकाउंटेंट्स को, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आज जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज मैं कोई शॉप खोल रहा हूँ तो कल ही बंद करने के लिए खोलूंगा, या उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, 2 साल 5 साल 6 साल। एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग बात नहीं कर रहे, जहां पर आपका एम, जहां पे आपकी एक्टिविटी, जहां पे आपके बिजनेस के टर्म फिक्स्ड होते हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, उसका केस अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, 100 में से 95% जो नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो कभी भी बंद होने के लिए स्टार्ट नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं, वो रेगुलर चलते रहेंगे कब तक, जब तक कि बिजनेस में प्रॉफिट होता रहेगा तब तक। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एज पर द कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट अ बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। If you start a business, so you just have to you started a business for not to close the business in a short term period, right? You just start up your business for the long term purpose that it will never end. इसका कोई एंड नहीं होगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रॉफिट होता रहेगा, जब तक सारी कंडीशंस फेवरेबल रहेगी, जब तक आप बिजनेस को रन करने में कैपेबल रहेंगे, तब तक बिजनेस रन होता रहेगा। तो इससे जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस को हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो कभी भी एंडिंग प्रोसेस के लिए स्टार्ट नहीं करते, कभी भी बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं करते। हम लोग किस लिए स्टार्ट करते हैं? टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड इन फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलता रहेगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से क्या डिसीजन निकला, क्या इसका रिजल्ट निकला? Because of this concept, the outside parties enter into long-term contract with business, gives loan to the gives a long-term loan, purchase share of the business. आज आपका बिजनेस है, राइट? आज आपका बिजनेस है, आपके साथ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आपने बोला ठीक है सर एक काम करो, आप मेरे साथ 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दो, 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दो। आपको पता है आपका बिजनेस कितना रन होगा? नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आपका जो बिजनेस जिसमें मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा हूँ वो कितना लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट, ये जो आपका रूल, ये जो आपका लॉ ने रूल दिया, प्रिंसिपल दिया, वो ये कहता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चल रहा है। तभी तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक आपके बिजनेस पर अगर लोन देता है तो 10 साल 20 साल 50 साल के लिए लोन मिल जाता है आपको। क्या बैंक को पता है कि आपका बिजनेस कितने लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा? या बैंक को पता है आपका बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म तक जा सकता है, चल सकता है? नहीं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं, बिजनेस ये एज्यूम करके स्टार्ट होता है कि बिजनेस का जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म पीरियड होगा, एंडलेस पीरियड है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सब कंडीशन, सारी कंडीशंस आपके फेवर में होंगी, आप बिजनेस को रन करने में कैपेबल होंगे। इसी वजह से बिजनेस में इन्वेस्टर्स आपके साथ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ऐड हो जाते हैं, बिजनेस में आपको लोन लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। इवन आपके जो शेयर्स हैं मार्केट में, जो आप शेयर बेच रहे हो, वो भी बिजनेस में जो पार्टीज हैं आपके आउटसाइड पार्टीज, कस्टमर शेयर खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? उनको नहीं पता आपका बिजनेस कितना टर्म तक चलेगा, लेकिन ये जनरली एक्सेप्टेड है कि बिजनेस ऑलवेज लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चलता है। एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है आपका बिजनेस बहुत शॉर्ट टर्म में बंद हो जाए, लेकिन फिर भी जनरली जो 90% केसेस या फेवरेबल केसेस में बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस, नेवर एंड पर्पस के लिए स्टार्ट होता है। With this concept, the classification of current assets and fixed assets, short-term liability and long-term liabilities be made. बिल्कुल सही बात है कि आपको पता है कि आपका बिजनेस एटलीस्ट 2-3 साल तो चलेगा, तो इसी ही वजह से 2-3 साल मतलब, अब यहाँ पे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को जो हमने अलग किया वो किस पर्पस, किस बेस पे किया? इस कॉन्सेप्ट के बेस पे किया। फिक्स एसेट क्या होता है? एसेट्स विच यू यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आप बिजनेस को यूज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स एसेट्स हो जाती हैं। अब किसी को पता है कि वो लॉन्ग टर्म कितना होगा, या किसी को पता है कि आपका बिजनेस हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक चले या नहीं चले, लेकिन ये जनरली एक्सेप्टेड और अज्यूम्ड होता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। इसलिए 1 साल तक की जो भी एसेट्स आप यूज करते हैं उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं, और जो एसेट्स आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप यूज करते हैं फॉर नॉट मीन फॉर सेल, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप इनको अलग अलग कर पाए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप बिजनेस में कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को एज्यूम नहीं कर सकते थे।
इसी वजह से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम लोग क्लासीफाई कर पाए। लाइबिलिटी जिसको आपको पे करना है विद इन 1 ईयर वो शॉर्ट टर्म, लाइबिलिटी जिसको आपको पे करना होता है मोर देन 1 ईयर, इवन 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड आपके पास में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म। अगर आपको पता ही नहीं है कि लाइफ कितनी है या आपके पास एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो आप उनको क्लासीफाई नहीं कर पाते। तो इस कॉन्सेप्ट का रिजल्ट ये निकला कि फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स हम लोगों ने क्लासीफाई किया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड लॉन्ग टर्म पीरियड हम लोग इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके अकाउंटिंग यूजर्स हैं, आप उनको किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद में ये तो बताते होंगे ना कि आपके बिजनेस का क्या रिजल्ट है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो वो फिक्स टाइम पीरियड होगा कितना, कितने टाइम बाद में आप अपने प्रॉफिट और लॉस को जज करेंगे और अपने यूजर्स को उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। यानी जितने टाइम के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं, जितने टाइम के ट्रांजेक्शन्स को आप इंक्लूड करते हैं, जितने टाइम के ट्रांजेक्शन्स के बेस पर आप रिजल्ट निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और ये अकाउंटिंग पीरियड कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट से आया। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड, ये इस कॉन्सेप्ट ने बताया। द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कोर्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, किसी एक फ्रीक्वेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद में उनको आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। और आपको भी तो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की स्ट्रांग है या नहीं है। अगर आप ये निकालेंगे ही नहीं तो आप कैसे जज करेंगे कि आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें, लॉस अर्न करें। अगर ये आप कई सालों तक नहीं निकालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस की कंडीशन क्या है। तो इसी प्रॉब्लम से कवर होने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जज करने के लिए एक पीरियड डिसाइड कर लो, उसी पीरियड में आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जज करो और उसकी इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवा दो। अब वो पीरियड कितना होगा, तो बेसिकली वो जो पीरियड होता है फॉर दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है कितने टाइम बाद प्रॉफिट लॉस को जज करें, तो ये जो इंटरवल है ये बेसिकली हम लोग 12 मंथ पीरियड यूजुअली अडॉप्टेड, यानी कि ये जो इंटरवल है ये बेसिकली 12 मंथ्स के लिए हम लोग अडॉप्ट करते हैं। ये लॉ ने हमें सजेस्ट किया हुआ है, हम अपने मन से इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल केसेस में आप इसको 3 मंथ्स बेसिस, 6 मंथ्स बेसिस, इवन 5 मंथ्स बेसिस, 9 मंथ बेसिस आप उसको जज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं। अब वो 12 मंथ का पीरियड होगा कब से स्टार्ट, कब एंड होगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। देखिए दो टाइप के ईयर होते हैं आपके। फर्स्ट हम लोग कैलेंडर ईयर पे बात करें तो जो कि स्टार्ट होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि अभी जो कैलेंडर ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, ये आपका कैलेंडर ईयर है। लेकिन हम लोग इसे फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंटली वो चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से। अब ठीक 12 मंथ बाद ये एंड हो जाएगा, तो आफ्टर 12 मंथ डेट होगी 31 मार्च ऑफ 2021। ये आपका फाइनेंशियल ईयर करंटली चल रहा है। इसी के बेस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, इसी फाइनेंशियल ईयर के बेस पे आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, इसी के बेस पे आप सारे डिसीजन लेते हैं, इसी के बेस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, इसी के बेस पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, जो क्रेडिटर्स है वो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब फाइनेंशियल ईयर के बेस पे हम लोग करते हैं। आप देखना अपनी स्कूल की डायरी पे भी लिखा होगा 2020, 21, 2030, 2018, 19, 2014, 15। आप कोई भी बुक उठा के देख रहे हो, बुक के फ्रंट पेज पे लिखा होगा 2017, 18। ठीक है, तो ये क्या है, ये 17, 18 का प्रोसेस क्या है, ये जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2017 से, और एंड कब होगा, इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2018। 17 पे स्टार्ट हुआ अप्रैल में और 18 में जो एंड हो जाएगा 31 मार्च पे, तो इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और यही फाइनेंशियल ईयर आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। इस अकाउंटिंग पीरियड के बेस पे हम लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है वो देखें। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all assets are recorded at their purchase price, मतलब जो भी आपकी assets होती है वो परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस
कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर परचेज किया 40,000 रुपीज का, शॉप से आपने परचेज किया। अब शॉपकीपर को कहा कि साहब मेरे को इसको शॉप तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊं? तो शॉपकीपर ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कर दिया 5,000 का, राइट। आपने बिजनेस जो भी फर्नीचर था, जो बड़ा सारा फर्नीचर जो कि असेंबल करना था छोटे छोटे पार्ट्स में, आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन किसी लोडिंग व्हीकल में लोड करवाया, उसका आपने एक्सपेंस दे दिया। उस लोडिंग व्हीकल ने क्या किया, वो आपका जो फर्नीचर था वो आपके बिजनेस पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते टाइम अब आप उसको अनलोड कैसे करोगे, तो इसके लिए आपने अनलोडिंग एक्सपेंस भी कर दिए, 5,000 आपने और दे दिए। अब वो जो स्मॉल कंपोनेंट्स में जो भी आपका फर्नीचर था उसको असेंबल भी करना होगा, असेंबल करके उसको रेडी टू यूज बनाना होगा। अब इसको आप कैसे करें, आपको नहीं आता, तो आपने क्या किया, आपने एक्सपर्ट, आपने किसी कंपनी के पर्सन को बुला लिया, शॉपकीपर को बुला लिया, और शॉपकीपर को उसके लिए लेबर दे दी, राइट। लेबर दे दी आपने, फॉर एग्जांपल 5,000 उसको लेबर दे दी। वो आपके बिजनेस में वो जो फर्नीचर था उस फर्नीचर को असेंबल कर गया, जोड़ गया, स्क्रू कस गया, या किसी भी तरह से उसको फिक्स कर गया वॉल पे। और इस तरह से आपको जो फर्नीचर की कॉस्ट आई वो कितनी आई, वही 55,000। अगर आज आप इस फर्नीचर को आगे किसी को देंगे, बेचेंगे, बाई चांस आप बेच रहे हैं, तो क्या 55,000 में बेच देंगे, क्या 40 में बेच देंगे? नहीं, ना तो आप 40 में बेचेंगे ना 55 में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इतना तो आपने स्पेंड ही किया है, इससे ज्यादा पे आप बेचेंगे। तो इससे ज्यादा पे आपने बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 50,000 आपके लिए क्या है, कॉस्ट, ये आपके एसेट्स की कॉस्ट है। तो जब आप अपने बिजनेस में अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, उस रिकॉर्ड में जो अमाउंट होगा उस अमाउंट में परचेज प्राइस अप टू इंस्टॉलेशन प्राइस, इसमें क्या क्या ऐड किया, 55,000 में परचेज प्राइस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो सब दे दिया। रेडी टू यूज करने तक जितने आप खर्चे कर रहे हैं वो सब उसकी कॉस्ट में, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, क्या कहता है, According to this concept, all assets are recorded on their at their purchase price। जो भी आपने परचेज किया, ये नहीं है परचेज प्राइस, अब ये है। अब कैसे पता चला परचेज प्राइस ये है, पेमेंट तो आपने ये किया है ना। ये कॉन्सेप्ट आगे आपको ये बताता है, परचेज प्राइस इंक्लूड्स, परचेज प्राइस का मतलब क्या है, क्या क्या परचेज प्राइस में आपको जोड़ना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस पे भी आपने खरीदा वो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट, इंस्टॉलेशन पे आपने कोई खर्चा किया वो अमाउंट, इवन कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज, और जो भी कॉस्ट जो आपने एसेट्स को यूज करने के लिए, रेडी करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए आपने जो भी एसेट्स उस पे कॉस्ट उस पर और एक्सपेंड कर दी, वो भी उसकी किस में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट होगी, एग्जैक्ट कॉस्ट होगी। और इसी कॉस्ट पे आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ असेट शुड बी रिकॉर्डेड ईयर टू ईयर। मतलब आपको आज 55,000 रिकॉर्ड किए इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर भी आपके पास में ये मशीनरी, ये फर्नीचर आ, तो फिर भी आप उसको उस ईयर भी आपको असेट्स में 55 ही दिखाना होगा। आप नेक्स्ट ईयर भी तो दिखाएंगे, आपके पास असेट्स फर्नीचर पड़ा है, उसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे, तो कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 55। फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी आप कितना दिखाना चाहिए आपको, 55। तो वो यही बता रहे हैं कि ईयर टू ईयर जो भी आप असेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्नीचर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज तक आपके साथ रहेगा, बिजनेस में रहेगा, वो जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं वो किस पे होना चाहिए, एक्विजिशन कॉस्ट पर। अब ऐसा क्यों सर, आज आप जो 55,000 का फर्नीचर परचेज करके लेके आए, जरूरी थोड़ा है कि सेम अमाउंट या सेम कॉस्ट इसकी अगले साल भी रहेगी, जरूर कम होगी, क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं, राइट। कॉमन सेंस है, ये डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ा भी था कि जो भी अमाउंट आएगी, जो भी फिक्स एसेट्स में एक परमानेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। आज मैं मार्कर लेके, कौन लेके आया 10,000, 6 मंथ बाद, इवन 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ उसका अमाउंट 10,000 नहीं मिलेगा आपको, वो जरूर कम हो जाएगा, और डेफिनेटली कम होगा। और अगर आप उनको यूज करते रहेंगे तो एक फिक्स परसेंट या फिक्स अमाउंट से वो कम होता जाएगा। तो जितना भी डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें, राइट, जितनी भी डिडक्शन अमाउंट डिक्रीज हो रहा है उसमें, 10,000 से 6 महीने बाद वो 6,000 है, 4,000 डिक्रीज हो गया, वो 4,000 आपका क्या है, एक फिक्स्ड डिक्रीमेंट है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये भी क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट्स है। लेकिन
अब माना 55,000 आज इसकी कॉस्ट है, नेक्स्ट ईयर थोड़ी ना 55 रहेगी, लेकिन फिर भी आपको इसको किस पे दिखाना चाहिए हमेशा, एक्विजिशन कॉस्ट पे। ये आपका रूल है, ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए सो इट कैन बी मैच टू द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आप नेक्स्ट ईयर आपने इसको 55 पे दिखा दिया, अब आपसे अकाउंटेंट ने पूछ लिया, आपसे गवर्नमेंट ने पूछ लिया, बताओ कि 55,000 को जो आपने फर्नीचर खरीदा कहां से खरीदा, तो आप ये सारे बिल लगा सकते हो ना, आप बिल दिखा देंगे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू रखी 45 नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर अगर आप इसको 45 पे दिखाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि बताओ 45,000 आपने जो फर्नीचर दिखाया इसका डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओ। आप सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओगे 55,000 का, 45,000 के तो आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है ही नहीं ना, तो प्रॉब्लम हो गई। अब गवर्नमेंट आप पे डाउट करेगी कि अमाउंट गया कहाँ, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोड़ ही दो इस प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाना चाहिए, जिससे कि जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो भी इसके बिल हैं, उससे वो इजीली मैच हो सके। एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसका, इट डज नॉट शो द ट्रू कंडीशन ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल 55,000 की आपकी एसेट करंट ईयर में थी, नेक्स्ट ईयर ये कंपैरेटिवली कम होगी 100%, 45,000, लेकिन नेक्स्ट ईयर भी आपने इसको 45,000 की जगह 55,000 ही दिखा रखा है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन है कि 10,000 आपके बिजनेस की जो एसेट थे वो डिक्रीज हो गई, 10,000 का अमाउंट खत्म हो चुका है, वो अमाउंट आपके हाथ में आएगा ही नहीं। तो यही इसका लिमिटेशंस होते हैं, ये इसका एक बहुत डिसएडवांटेजेस कह लें, लेकिन इसको भी हम लोग करेक्ट करते हैं। आगे जाके विंडो ड्रेसिंग होता है, इसके भी कुछ ऑल्टरनेट्स होते हैं जो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट शो द ट्रू कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंड मे लीड टू हिडन प्रॉफिट। बिल्कुल, इवन अगर इसकी कॉस्ट बढ़ गई तो भी आप 55 से अगर 65 हो गया तो भी आप इसको 55 पे शो करें नेक्स्ट ईयर, 10,000 का प्रॉफिट छुप गया ना। यहाँ पे 10,000 का लॉस आप नहीं बता पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये किसकी लिमिटेशन है, राइट।